अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंसदान हमारे इर्द गिर्द की इस पूरी कायनात को नापते कैसे हैं। सच पूछें तो ये वो बुनियाद है जिसके बगैर कोई भी साइंसी दरियाफ्त, कोई भी इजाद मुमकिन ही नहीं है। दारुल हिकमा में 9वीं जमात के तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम साइंसदानों के टूलकिट में झांकेंगे, देखेंगे कि वो कौन से बुनियादी आलात इस्तेमाल करते हैं और सबसे अहम बात ये समझेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। तो क्या सब तैयार हैं? चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। ये दुनिया हर पल बदल रही है, लेकिन वो चीज़ जिससे ये सब कुछ बना है वो तो वही रहती है ना? तो हम उस चीज़ की पैमाइश कैसे करें? यहीं पर मेजरमेंट यानी पैमाइश एक तरह से साइंस की ज़ुबान बन जाती है, और इस ज़बान के दो सबसे बुनियादी लफ्ज़ हैं कमियत यानी मास और वज़न। तो आइए साइंसदान की टूल किट में अपने सफ़र का आगाज़ इसी पहले और सबसे अहम फ़र्क को समझने से करते हैं कि आखिर कमियत और वज़न में फ़र्क क्या है। अच्छा, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कमियत और वजन को एक ही चीज समझते हैं ना, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। कमियत या मास बस ये बताती है कि किसी चीज के अंदर मादा कितना है। ये एक मुस्तकिल चीज है। मतलब आप जमीन पर हों, चांद पर या खला में, आपकी कमियत वही रहेगी। दूसरी तरफ वजन वजन वो कुव्वत है जिससे कोई सियारा, जैसे कि हमारी जमीन, किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। अब चूंकि चांद की कशिश सुकल जमीन से कम है, तो वहां आपका वजन भी कम हो जाएगा। है ना दिलचस्प? तो अब जब हम ये फ़र्क जान गए हैं, तो सवाल ये है कि हम कमियत की दुरुस्त पैमाइश करते कैसे हैं। चलें अपनी वर्चुअल लैब के पहले शोबे की तरफ चलते हैं। इस काम के लिए हमारा सबसे बुनियादी और क्लासिकल आला है फिजिकल बैलेंस, जिसे हम तभी तराजू भी कहते हैं। ये बहुत ही सादा उसूल पर काम करता है, यानी लिवर्स के उसूल पर। इसका एक ही मकसद है, एक नामालूम चीज़ की कमियत का मवाजना पहले से मालूम मेयारी वज़नों के साथ करना। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिस्टमैटिक है। सबसे पहले तो ये यकीनी बनाना होता है कि ये बिल्कुल सीधा रखा है। फिर एक पलड़े में वो चीज़ रखते हैं जिसकी कैमियत मालूम करनी है, और दूसरे पलड़े में हम एक एक करके मालूम मेयारी वज़न रखते जाते हैं। और ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर ना हो जाए और उसका पॉइंटर ठीक सिफर पर आकर रुक जाए। जब ये तवाज़ुन कायम हो जाता है, तो दूसरे पलड़े में रखे गए तमाम वज़नों का जोड़ ही हमारी चीज़ की असल कैमियत होती है। और हाँ, आज के जदीद दौर में जब हमें और भी ज़्यादा दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है, तो साइंसदान डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये इतने हसास होते हैं कि 0.1 मिलीग्राम जितनी छोटी कमियत भी आसानी से नाप सकते हैं। चलें, कमियत तो हो गई, अब अपनी टूल किट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम वक्त के बहाव को कैसे नापते हैं। किसी भी तजुर्बे में वक्त की पैमाइश बहुत बहुत ज़रूरी होती है, और इसके लिए हमारा सबसे अहम साथी है स्टॉप वॉच। जो पुरानी मैकेनिकल स्टॉप वॉचेस होती थीं, वो आमतौर पर 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकती थीं। और मज़े की बात ये कि एक ही बटन से सारा काम होता था, स्टार्ट, स्टॉप और वापस ज़ीरो पर लाना। लेकिन आजकल की जो डिजिटल स्टॉप वॉचेस हैं, वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ और दुरुस्त हैं, और 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक का वक्त भी बता सकती हैं। ठीक है, तो हमने मादे की मिक़दार और वक्त को नापना सीख लिया। अब आते हैं मादे की एक और अहम खासियत की तरफ, यानी हजम या वॉल्यूम। सादा लफ्ज़ों में, कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है। इस काम के लिए हमारा बुनियादी आला है मेजरिंग सिलेंडर। ये शीशे या प्लास्टिक का बना एक सिलेंडर होता है जिस पर क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर में पैमाना बना होता है। इससे हम मायात यानी लिक्विड्स और कुछ ठोस चीज़ों का हुज्म आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब माया की पैमाइश करते हुए एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप गौर से देखें तो पानी जैसी मायात की सतह बिल्कुल सीधी नहीं होती, बल्कि किनारों से थोड़ी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इस खम को मेनिस्कस कहते हैं। सबसे दुरुस्त रीडिंग लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी आंख इस खम के निचले तरीन हिस्से के बिल्कुल बराबर हो। अगर आप ऊपर या नीचे से देखेंगे तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। अच्छा, तो किसी ऐसी ठोस चीज़ का हजम कैसे मालूम करें जिसकी कोई बाकायदा शक्ल ना हो, जैसे कोई पत्थर? तरीका बहुत दिलचस्प है।
اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز پانی میں ڈالی جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے پانی کو اوپر کی طرف دھکیلتی ہے۔ تو ہم پہلے پانی کا لیول نوٹ کرتے ہیں، پھر آرام سے اس چیز کو پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ پانی کی سطح میں جتنا اضافہ ہوتا ہے وہی اس ٹھوس چیز کا حجم ہوتا ہے۔ ہمیں بس ابتدائی اور آخری ریڈنگ کا فرق نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، کیا ہوگا اگر وہ چیز اتنی بڑی ہو کہ میجرنگ سلنڈر میں پوری ہی نہ آئے؟ اب کیا کریں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سائنسدانوں نے اس کا بھی حل نکالا ہوا ہے۔ ڈسپلیسمنٹ کین، یہ ایک خاص قسم کا برتن ہوتا ہے جس میں ایک طرف پانی کے باہر نکلنے کے لیے ایک ٹونٹی یا راستہ بنا ہوتا ہے۔ اس کا اصول بھی وہی ڈسپلیسمنٹ والا ہے۔ ہم کین کو اس کی 20 تک پورا پانی سے بھر دیتے ہیں، پھر جب ہم اپنی چیز اس میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنے حجم کے برابر پانی کو باہر نکال دیتی ہے۔ ہمیں بس اس باہر نکلے ہوئے پانی کو احتیاط سے ایک بیکر میں جمع کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کا حجم اپنے میجرنگ سلنڈر سے ناپنا ہوتا ہے۔ جتنا پانی باہر نکلا اتنا ہی ہماری ٹھوس چیز کا حجم ہے۔ ویسے ایک دلچسپ بات بتاؤں، قدیم چین میں لوگ برتنوں کے اندر اناج کی آواز سے اس کے حجم کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ پیمائش کی تاریخ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اب اپنے اس سفر کے آخر میں آئیے ایک بہت ہی اہم نقطے پر بات کرتے ہیں جو سمجھیں کہ سائنسی کام کا ایک راز ہے۔ اور سائنس کا وہ سب سے بڑا راز اس جملے میں چھپا ہے: آلات اور اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے کی جانے والی پیمائشیں کبھی بھی 100% کامل نہیں ہوتیں۔ ان میں ہمیشہ تھوڑی بہت خامیاں رہ جاتی ہیں اور وہ اپنی حقیقی قدروں سے کچھ مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اچھے سائنسدان کا مقصد کبھی بھی ایبسولوٹ پرفیکشن حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ پیمائش میں ہونے والی غلطیاں یعنی ایررز ممکنہ حد تک کم سے کم ہوں۔ غلطی کو سمجھنا، اسے پہچاننا اور پھر اسے کم کرنا، یہی اصل سائنسی عمل ہے۔ اور اسی نقطے پر میں آپ سب کو ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس پر ضرور سوچیے گا۔ اگر ہر پیمائش میں غلطی کا امکان موجود ہے تو پھر سائنس اتنی درست اور قابل اعتماد کیسے ہو سکتی ہے جس پر ہم سب بھروسہ کرتے ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔